हेलो बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रकाश शुक्ला विशाल में। बच्चों, जैसा कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं आपको एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड द सेपरेशंस का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। आप पार्ट 1 देख ही चुके होंगे जिसमें आपने मिक्सचर्स के बारे में जाना होगा और मिक्सचर्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है यानी कि पार्ट 1, तो प्लीज़ आप पार्ट 1 को पहले ज़रूर देखिए क्योंकि कंटिन्यूटी में है उसके बाद ये पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है एंड देन उसके बाद सॉल्युबिलिटी, फिर इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन समझाने से पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है, इन्होंने दो सॉल्यूशंस बना के रखे हैं। एक ने ए बना रखा है, दूसरे ने बी बना रखा है। दोनों के 100 ml के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, दोनों के ही 100 ml के सॉल्यूशन बने हुए। अब मेरे से बोल रहे हैं कि भैया हमें बताइए कि कौन सा वाला ज़्यादा मीठा है, ए वाला या बी वाला। तो मैं क्या करूँगा बताने के लिए कि किसका ज़्यादा मीठा है, मैं पी के बता दूंगा सिंपली। और जिसका मीठा निकलेगा, मान लो ए का या बी का, मैं बता दूंगा कि ए का ज़्यादा मीठा है या बी का ज़्यादा मीठा है। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल सिचुएशन है। मान लीजिए अब इन्होंने रेत मिला दिया पानी में या फिर इन्होंने मट्टी मिला दी। अब मेरे से पूछा, अब मैं क्या करूँगा, मैं पी थोड़ी पाऊंगा। क्या करूँगा, अब मैं पी थोड़ी पाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, इनसे पूछूंगा कि बेटा आपने कितना पानी लिया था और आपने उस पानी में कितना आपने सैंड मिलाया है। ठीक है, मैं इनसे पूछूंगा बेटा आपने कितना सैंड मिलाया है या आपने कितना, कोई भी सॉल्यूट है, मैं पूछूंगा बेटा आपने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाया है। दोनों से पूछूंगा और जिसका ज़्यादा होगा वही ज़्यादा गाढ़ा होगा। क्या होगा, गाढ़ा होगा। ठीक है, वो एक गाढ़ा होगा एक पतला होगा ऑफ कोर्स, यानी कि जिसमें कम सॉल्यूट होगा वो वाला पतला होगा और जिसमें ज़्यादा होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा यानी कि गाढ़ा होगा। अभी बता दूंगा मैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड को भी डिटेल में। यानी कि इसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर मुझे कंसंट्रेशन की जानकारी है यानी कि मुझे पता चल जाए कि कितना अमाउंट सॉल्यूट पड़ा है, तो मुझे चखने की ज़रूरत नहीं है हर बार। क्या नहीं है, चखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को हम इसी प्रकार हम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर देते हैं। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि एक गिवन अमाउंट मुझे सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का दे रखा, उसमें कितना सॉल्यूट घोल दिया गया, उसमें कितना सॉल्यूट घोल दिया गया, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आ गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें जानकारी दे रखी है कि मान लीजिए इसने 10 ग्राम चीनी को या शुगर को या सॉल्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, 10 ग्राम को, और इस वाले ने बी वाले में 20 ग्राम को ऐड किया था। तो साफ साफ ये मुझे पता चल रहा है कि इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। मुझे पता चल गया नंबर से, यानी कि अमाउंट से मुझे पता चल गया। तो यही जानकारी हमें बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है, ये चीज़ हमें पता करने के लिए कि कौन सी चीज़ गाढ़ी होगी कौन सी पतली। अब गाढ़ी और पतली यानी कि जो चीज़ जिसका कंसंट्रेशन कम होगा इसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड। क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड। और जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है हम उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड। तो ये जानकारी पता लगाने के लिए कि अब हर चीज़ को तो चेक नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था। तो ये जानकारी पाने के लिए हमें इस नंबर की ज़रूरत होती है कि आप हमने कितना सॉल्यूट लिया और कितने सॉल्वेंट में घोला है। इसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन। बहुत सिंपल है। अब ये ज़रूरी क्यों है ये तो आप समझ ही गए होंगे, फिर मैं आपको बता देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग कंसंट्रेशन इज इसेंशियल नॉट ओनली इन साइंस लेबोरेटरी। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेबोरेटरीज में काम आने वाली, वहाँ तो आती है, बट ऑल्सो इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काम आती है। चाहे वो मेडिसिन हो, ठीक है, मेडिसिन में काम आती है, एग्रीकल्चर में काम आती है। अब मान लीजिए एग्रीकल्चर है, जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, दवाइयाँ आती हैं, जिससे कीड़े लगते हैं ना फसल में, तो उनको मारने के लिए दवाइयाँ आती हैं। तो उसका घोल बनाना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर आप उसमें ज़्यादा पानी मिला देंगे, बहुत ज़्यादा पानी, तो पतली हो जाएगी दवाई यानी कि डाइल्यूटेड हो जाएगी। अब अगर उस पेस्टिसाइड को आप डालेंगे पौधों पे, तो क्या होगा, इतनी पतली होगी कि वो कीड़ों पे असर ही नहीं करेगी, तो कीड़े मरेंगे ही नहीं। और अगर मान लीजिए आपने इतनी गाढ़ी बना दी, आपने पानी बहुत कम डाला, तो क्या होगा, कीड़े के साथ साथ पौधे भी मर जाएंगे, पौधों को भी नुकसान करेगा। यानी एक बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट की हमें दवाई बनानी है जिससे सिर्फ कीड़े मरें। तो उसके लिए हमें कंसंट्रेशन की जानकारी होना जरूरी है। अब फूड फूड में जैसे मम्मी को बहुत अच्छी जानकारी होती है कि सब्जी बननी है, इसमें कितना नमक पड़ेगा, 1 चम्मच या 2 चम्मच, यानी कि उनको क्या पता है, उनको सॉल्यूट, नमक एक सॉल्यूट हो गया, सब्जी क्या हो गई, मान लीजिए एक सॉल्यूशन हो गया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर बनानी है वो, तो उसमें सॉल्यूट की उन्हें जानकारी पता है कि इसमें कितना अमाउंट जाएगा, तो उन्हें क्या कंसंट्रेशन के बारे में पता है। कॉस्मेटिक्स में इसकी बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, इसमें इसेंशियल होता है। इवन वाइल मेकिंग अ सिंपल कप ऑफ टी। अब कप टी, सब चाय तो सबको बनाने आती होगी, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब जैसे चाय है, आपको पता है कि 1 कप चाय बनाने के लिए 2 चम्मच चीनी पड़ती है, यानी कि आपको कंसंट्रेशन पता है, आपको पता है कि 2 चम्मच अमाउंट पता है आपको सॉल्यूट का,
ठीक है, अगर आपने एक चम्मच कम डाल दी, यानी कि आपने सिर्फ एक ही चम्मच डाली, दो दो चम्मच से कम डाल दी, तो क्या हो जाएगी, चाय फीकी हो जाएगी। और आपने अगर 2 चम्मच से ज़्यादा डाल दी तो चाय बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। तो यानी कि हमें कंसंट्रेशन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। समझ गए आप? ओके, और ये याद रखना कि डाइल्यूटेड क्या होता है, जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसे हम डाइल्यूटेड मिक्सचर या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसको हम कंसंट्रेटेड कहते हैं। ओके, हाउ इज कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड? अब कंसंट्रेशन को बताते कैसे, ऐसे तो नहीं बताएंगे सिर्फ कि चीज़ गाढ़ी है या पतली है, यानी कि सिर्फ डाइल्यूटेड है कंसंट्रेटेड, इससे तो काम चलने नहीं वाला। इसको अच्छे से बताएंगे कि प्रॉपरली कि आखिर कितने सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितनी हमारा सॉल्यूट पड़ा है। इसको बताने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है मास बाय मास परसेंटेज, सेकंड तरीका है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर? इसको वन बाय वन हम डिटेल में अच्छे से समझते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर हमारा मास बाय मास परसेंटेज। देखिए, मास बाय मास परसेंटेज को हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं, परसेंटेज मास बाय मास। इसका फॉर्मूला होता है मास बाय मास परसेंटेज का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अब इनटू 100 कर दिया। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, प्लीज इसको नोट करना कि दोनों के दोनों मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को हम ग्राम में ही लेंगे। किस में लेंगे? ग्राम में ही लेंगे। ये बात आप ध्यान रखना कि मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ग्राम में लेने दोनों को। क्लियर? तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देना। ठीक है, अब सिंपल है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन करिए। ठीक है, कर लिया आपने? अब मैं बताता हूँ, अब मैं करता हूँ। ठीक है, देखता हूँ आपने सही किया नहीं किया। तो देखिए इसमें क्या, इस क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट। हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें क्या है, 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट है। ओके, यानी कि हमें सॉल्यूट दे दिया, इस सॉल्यूट का मास दे दिया। डिजॉल्व इन 85 ग्राम ऑफ वाटर, 80 ग्राम ऑफ वाटर दे दिया। ओके, सॉल्व करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 50 ग्राम। क्लियर? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन 85 ग्राम है। क्लियर? सही है। मैं कलर चेंज कर लेता फिर बताता हूँ आपको। बेटा नहीं सही है ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपने ये किया है कि आपने मास ऑफ सॉल्यूशन को 85 ग्राम ले लिया तो आपने गलत किया। बेटा यहाँ पे 85 ग्राम ऑफ वाटर है, लेकिन एक सॉल्यूशन में सिर्फ वाटर होगा क्या? वाटर प्लस सॉल्ट होगा ना, तो यहाँ पे हम दोनों का ही तो दोनों का मास ऐड करेंगे ना। तो अगर आपने किया है तो बेटा गलत है ये। ठीक है, ये गलत है। इसको कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती से ही सीखोगे। यही गलती कर लो, एग्जाम में नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में देखिए क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो तो हमें गिवन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हम दोनों को ऐड कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो आप याद रखिए कि मास ऑफ सॉल्यूशन को कैसे निकाला जाएगा, अगर नहीं दे रखा है दोनों के मासेस को हम ऐड कर देंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। क्लियर? अब हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट में कितने दे रखा है, 15। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हमने निकाल लिया, कितना आ जाएगा, इसको कर लेते, भी निकाला नहीं हमने। 15 ऐड कर देंगे 85 में, कितना आ गया, 100, 100 ग्राम आ गया। तो नीचे आ जाएगा 100 इंटू में 100, फॉर्मूले का ये 100 आ गया। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन का 100 आ गया। अब 100 टू 100 कट गया, कितना आ गया, 15 परसेंटेज मास बाय मास। ये हमारी कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, हमने क्या निकाल ली, कंसंट्रेशन। क्लियर? तो यानी कि आप इस क्वेश्चन से क्या सीखे, आप इस क्वेश्चन से सीखे कि अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा है तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालना है, हमें मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर देना है। क्लियर? इस तरीके से करना, सिंपल। ओके, आपको गलती नहीं करनी है कि आपको सॉल्वेंट के मास को सॉल्यूशन मान के नहीं करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पुट करोगे 85 तो आपका आंसर गलत आएगा। ओके, अब ये मास बाय मास को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि कहाँ पे यूज होता है और हमें क्या बताता है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ये मेथड कॉमनली यूज होता है वहाँ पे जहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर्स की कंसंट्रेशन हमको बतानी हो, वहाँ पे ये मेथड बहुत काम आता है। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द टोटल सॉल्यूशन। यानी कि मान लीजिए, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी की हमें परसेंटेज दे रखी है, मास बाय मास परसेंटेज। जैसे हमें मान लीजिए 2% मास बाय मास परसेंटेज दे रखी है सॉल्ट की किसी एक सॉल्यूशन में।
यानी कि हमें कह रखा है कि हर 100 ग्राम में हमें 2 ग्राम सॉल्ट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 2 ग्राम सॉल्ट मिल जाएगा। क्लियर? इससे मतलब किसी के भी हमें मास बाय मास परसेंटेज से हमें ये चीज़ मिल जाती है। ठीक है, ये हमें बताता है, ये चीज़ लाइन लिखी है। इट टेल्स अस हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द टोटल सॉल्यूशन। क्लियर? यूज फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स सच एज मिल्क पाउडर एंड स्पाइस मिक्सचर्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ होमोजीनियस में ही काम आएगा, कॉमनली बोला है। ज्यादातर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर्स में काम आता है, हेट्रोजीनियस में भी काम आता है, जैसे कि मिल्क पाउडर्स में काम आता है, जैसे ये दे रखी है फिगर आपको। एंड स्पाइस मिक्सचर्स में, जो हमारे मसाले होते हैं उसके मिक्सचर्स में भी इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है, मिल्क पाउडर के पीछे लिखा होता है, और काफ़ी सारे हमारे जो खाने पीने की चीज़ हो उनके पीछे लिखा होता है कि 100 ग्राम ऑफ मिल्क पाउडर में, 100 ग्राम ऑफ इस चीज़ में, उस चीज़ में, आइटम में ये चीज़ें मिली हुई हैं। जैसे यहाँ पे फैट कितना है, 26 ग्राम, शुगर कितना है, 49 ग्राम, फाइबर है ही नहीं। तो ये क्या हमें दे रखा है, ये मास बाय मास ही, तो मतलब 100 ग्राम में कितनी चीज़ें हैं, यानी हर एक 100 ग्राम में चीज़ दे रखी है, यानी कि क्या दे रखा है हमें, मास बाय मास परसेंटेज ही दे रखी है। आगे, कॉमनली यूज्ड कॉमनली यूज्ड यूनिट इन इंडस्ट्रीज इज वेट बाय वेट परसेंटेज। इंडस्ट्रीज में वेट, मास बाय मास को यूज नहीं करते हैं, वेट बाय वेट को यूज करते हैं। क्या लिखते हैं वहाँ पे, वेट बाय वेट लिखते हैं। अब हम हमारे मेथड सेकंड पे जाते हैं। सेकंड मेथड है मास बाय वॉल्यूम। क्या चीज़, मास बाय वॉल्यूम। अब इसको कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि सॉल्यूट का जो मास है, जब भी हम मास लेंगे, इन जो भी हम ये मेथड कर रहे हैं तीनों, जब भी हम मास लेंगे इनको हम ग्राम में लेंगे, और वॉल्यूम को हमेशा हम ml में लेंगे। किस में लेंगे, ml में। तो यहाँ पर भी हम मास ऑफ सॉल्यूट को ग्राम में लेंगे, और यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रखे हैं ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम ml में लेंगे। क्लियर? अब एक एग्जांपल करते हैं और समझते हैं कैसे करते हैं। इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर 5 ग्राम ग्लूकोज को पानी में घोला जाता है 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो बताइए इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी मास बाय वॉल्यूम में। क्लियर? तो हमें जो चीज़ें दे रखी हैं वो हम लिखते हैं सबसे पहले। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मुझे ग्लूकोज का मास पता है, कितना है, 5 ग्राम। क्लियर? क्या मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है? अब यहाँ पे कहेंगे भैया आपने इस बार क्यों नहीं वॉल्यूम प्लस की, तो इसमें बेटा दे रखा है, इसमें क्या है दे रखा है, वहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था, उसमें क्या दे रखा था, दोनों के अलग अलग मासेस दे रखे थे, मास ऑफ सॉल्यूट अलग दिया था, मास ऑफ सॉल्वेंट अलग दिया था। अब यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन की ही वॉल्यूम दे दी। ये किसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे पहले से ही गिवन है, तो मुझे इसे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, कितना है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, कितनी है, 100 ml। क्लियर? फॉर्मूला मेरा क्या है, मास, ये कंसंट्रेशन का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100। क्लियर? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5, वॉल्यूम कितनी है, 100, इंटू 100, 100 से 100 कट हो गया, कितना बचा, 5% मास बाय वॉल्यूम। क्लियर? इजी एंड सिंपल है। आप समझते हैं हमें क्या बताता है, कहाँ कहाँ ये मेथड यूज होता है। used when the volume of the solution is easier to measure than its mass। देखिए कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जहाँ पे मास निकालना ज़्यादा टफ होगा, वॉल्यूम निकालना इजी होगा, तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे हम मास बाय वॉल्यूम मेथड को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मेडिसिन में या लेबोरेटरी सॉल्यूशंस में। अब हमको बताता क्या है, ये हमें बताता है, मास बाय वॉल्यूम में बताता है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे रखा है, जो ड्रिप होती है हॉस्पिटल्स में यूज होती है, इस पे लिखा है 0.9 ग्राम, मैं लेजर लाइट यूज करता हूँ, 0.9 ग्राम, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। यानी कि यह क्या लिखा है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि इस सॉल्यूशन में, जो ये सॉल्यूशन है, इसमें हर एक 100 ml में, हर एक 100 ml में 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। क्लियर? इसके बारे में एक और चीज़ बता दूं
ये जो 0.9% हमारा जो ये ड्रिप है, इसको हम सलाइन, देखिए सलाइन का मतलब क्या होता है, नमक का घोल, क्या होता है, नमक का घोल, तो उसको सलाइन बोलते हैं इंग्लिश में। तो सलाइन सॉल्यूशन जो होता है हमारा, ये हमारे ब्लड के लिए सेफ होता है। ये हॉस्पिटल्स में कॉमनली यूज़ किया जाता है जब हमारे बॉडी फ्लूइड जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं, जैसे डायरिया वगैरह हो गया, हमारा बॉडी फ्लूइड लूज हो गया, तो हमें ये इंजेक्शन, सॉरी ड्रिप हमें लगाई जाती है, बोतल हमको चढ़ाई जाती है, जिसमें कितना होता है, 0.9% हमारा सलाइन सॉल्यूशन होता है, यानी कि हर एक 100 ml में 0.9 ग्राम हमारा नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। क्लियर। अब हम थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं अपने। ये हमारा मेथड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता दो, जब भी वॉल्यूम आएगा तो क्या किस में लेंगे हम, ml में ही लेंगे, किस में लेंगे, ml में ही लेंगे, इसी यूनिट में लेना है हमको। क्लियर, इनटू 100 कर देंगे। ओके, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 25 ml ऑफ इथेनॉल। कितना दे रखा है मुझे इथेनॉल, 25 ml मेरे को इथेनॉल दे रखा है। ओके, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मेरे को सॉल्यूशन की वॉल्यूम बता दी, किसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किसकी वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मुझे दे रखी है। मुझसे पूछा है कंसंट्रेशन बताइए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, तो बहुत सिंपल है, तो बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, कितनी दे रखी है, 25 ml, पहले से ही मुझे ml में दे रखी है, नहीं होती अगर लीटर या कोई और यूनिट में होती मुझे ml में करनी पड़ती। क्लियर। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना है, 100 ml दे रखा है मेरे को। सिंपल, फॉर्मूला लगा दूंगा कंसंट्रेशन निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। सिंपल, कितना दे रखा है वॉल्यूम सॉल्यूट का, 25 ml, और सॉल्यूशन का कितना है, 100, इंटू 100 कर दूंगा। 100 से 100 कट होगा, कितना बचा, 25, एक मिनट रेस कर देता हूँ, 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये मेरी कंसंट्रेशन आ गई। सिंपल, देखा आपने कितना सिंपल है। ठीक है, अब ये चीज़ हमें बताती क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, और कहाँ यूज़ होता है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन टू मिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड। जब दो घुलनशील लिक्विड्स, ठीक है, दो तरल चीज़ें जो मिक्स हो सकती है, जब वो मिक्स हो जाती हैं, अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, तो वहाँ पर ये मेथड यूज़ होता है, कौन सा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स में, जब परफ्यूम बनाया जाता है तो बहुत सारे लिक्विड्स जो फ्रेगनेंस यूज, मतलब फ्रेगनेंस इनकी अलग अलग होती है, उन सबको मिक्स किया जाता है, तो वो अच्छे से घुलनशील हो जाता है, तो वहाँ पे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड को यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक्स में, विनेगर्स में, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, विनेगर जैसे वाइट विनेगर, यहाँ पे क्या लिखा है, 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड, यानी कि इसके हर एक 100 ml सॉल्यूशन में, हर एक 100 ml सॉल्यूशन में 5 ml आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। क्लियर। ओके, इट टेल्स अस हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसका अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ पे 5% लिखा है, तो उसका अर्थ क्या है, यानी कि हर एक 100 ml में वो चीज़ कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि कितने ml कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये हमें बताता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर हो गया आपको तीनों, मैंने आपको बता दी कैसे हमको सॉल्व करने हैं, अगर दे रखे हैं तो उनका मतलब क्या होता है और ये कहाँ पे यूज होते हैं। क्लियर। बच्चों, आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, लेकिन आपकी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल डाउट ही ना आए। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन देखें कंसंट्रेशन का और तुरंत कर दें। तो एक क्वेश्चन है, इसको जरा समझते हैं। अ टेल्कम पाउडर, अ कॉमन टेल्कम पाउडर कंटेन्स 4% वेट बाय वेट जिंक ऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड की हमको कंसंट्रेशन दे रखी है 4% वेट बाय वेट, विच एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक। वो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारी जिंक ऑक्साइड होती है वो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ही एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो जिंक ऑक्साइड होती है, जिंक ऑक्साइड वो एक्ट करता है एज एन एंटीसेप्टिक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ टेल्कम पाउडर, यानी कि 300 ग्राम ऑफ टेल्कम पाउडर में कितना हमारा जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होगा, ये पूछा है। तो हमें जो दे रखा है हम उसको पहले नोट करते हैं। हमको मास ऑफ टेल्कम पाउडर दे रखा है, मास ऑफ टेल्कम पाउडर। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि टेल्कम पाउडर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, क्या है।
टैल्कम पाउडर जो है वो मिक्सचर है एक, यानी कि हर चीज़ उसमें मिली हुई है पहले से टैल्कम पाउडर में, यानी कि ये एक सॉल्यूशन है। क्या है? एक सॉल्यूशन का हमें मास दे रखा है, यानी कि हमें मास ऑफ टैल्कम पाउडर दे रखा है ऑलरेडी 300 ग्राम। क्लियर? हमको कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन किस में दे रखी है हमको? मास बाय मास परसेंटेज में हमको ऑलरेडी कंसंट्रेशन दे रखी है। कितनी? 4। ठीक है, 4% वेट बाय वेट हमको कंसंट्रेशन दे रखी है। हमको निकालना है मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, यानी कि सॉल्यूट की हमको कंसंट्रेशन निकालनी है। सिंपल। अब हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है कंसंट्रेशन का? कंसंट्रेशन वेट बाय मास बाय मास निकालने के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही करते हैं, और दोनों ग्राम्स में होने चाहिए। तो यहाँ पे तो हर चीज़ ग्राम में ऑलरेडी है ही, यानी कि एक ही चीज़ है, ये ग्राम में है ही। मास तो मैं पता ही नहीं, तो मैं उसका यूनिट कैसे लिखूँ? आगे अब देखिए हमें कितनी दे रखी कंसंट्रेशन? 4। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है मेरे को? यही तो मेरे को निकालना ही है, दे कहाँ रखा है? तो यानी कि मुझे मास ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये दिया ही नहीं है मुझे। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है? 300 ग्राम। मैं लिख देता हूँ 300 इंटू 100। ओके, 2 0 से 2 0 गए, कितना बचा? 3। ये 3 उधर चला जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड है, उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 3 ज़ा 12। तो यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, या बोले तो जिंक ऑक्साइड का मास आ गया 12 ग्राम। सिंपल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्या करना है? उसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। जो जो हमें चीज़ें गिवन है उनको हमें फॉर्मूले में लिखना है, और जो नहीं है उसको ऐसे छोड़ दीजिए, और अपने आप मैथमेटिक्स यूज़ करके आ जाएगा। सिंपल। अब एक सेकंड क्वेश्चन और करते हैं और समझते हैं इसको ज़रा। अ केक रेसिपी यूजेस ड्राई इंग्रेडिएंट्स। एक केक रेसिपी जिसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं। नेमली 75 ग्राम ऑफ शुगर for 450 ग्राम ऑफ ऑल फ्लोर और पर्पस फ्लोर एंड 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि केक की रेसिपी में हम 75 ग्राम शुगर को यूज़ करते हैं, 450 ग्राम आटे को यूज़ करते हैं, और 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। यानी कि हमें हर एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है। ओके, अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करके हमें एक मेथड यूज़ करना है। अप्रोप्रिएट मतलब हम अपनी मर्जी का एक कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमें कितने मेथड्स पता है? हमें एक पता है मास बाय मास, हमें पता है मास बाय वॉल्यूम, और थर्ड हमें पता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखिए हमें मास पता है चीज़ों के, हमें वॉल्यूम थोड़ी पता है, यानी कि हम इनमें से मास बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को यूज़ ही नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक ही मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि है मास बाय मास। क्लियर? इसने कह तो दिया कि कोई सा भी यूज़ कर लो अप्रोप्रिएट मेथड, लेकिन एक ही मेथड है हमारे पास, जो कि है मास बाय मास। ओके, अब हमें जो चीज़ें दे रखी हैं वो हम लिखते हैं। हमें दे रखा है मास ऑफ शुगर, दे रखा है हमें। मास ऑफ शुगर कितना है? 75 ग्राम। ठीक है, ये दे रखा है 75 ग्राम ऑफ शुगर। ओके, मास ऑफ फ्लोर दे रखा है हमें। मास ऑफ फ्लोर दे रखा है, कितना दे रखा है? 420 ग्राम। ओके, हमको मास दे रखा है, मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सिंपली SH लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। कितना दे रखा है? 5 ग्राम। क्लियर? अब मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है। फॉर्मूला क्या होता है मास बाय मास का? अभी लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी कि मेरे को मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए। सॉल्यूट्स तो सब जो चीज़ें मिली हैं सबका मेरे को मास पता है, लेकिन सॉल्यूशन का मास नहीं पता मेरे को। तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन? सबको ऐड कर देंगे, तो सबके मास को ऐड कर देंगे। मास ऑफ शुगर को ऐड कर देंगे, मास ऑफ फ्लोर को ऐड कर देंगे, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 75 प्लस 420 प्लस 5 इक्वल्स टू 500 ग्राम। ठीक है, सब प्लस प्लस करके कितना आ गया? 500 ग्राम। अब हर एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर निकालते हैं सबसे पहले। कितनी आ जाएगी?
कितना मास दे रखा है शुगर का 75। अपॉन में सॉल्यूशन का मास कितना है, यानी कि 500, टोटल मास 500 हो गया, इंटू 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना बचा 75 एंड 5, इसको डिवाइड कर देंगे 75 को 5 से, कितना आ जाएगा 15, यानी 50% वेट बाय वेट कंसंट्रेशन आ गई शुगर की। ओके, अब निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोर, कितना आ जाएगा 420, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 420, सॉल्यूशन का मास 500 इंटू 100। अब कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 बचा, इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 84% मास बाय मास। क्लियर। अब लास्ट बचा है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कितना हमें गिवन है 5 ग्राम, अपॉन में 500 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 1, यानी कि 1% मास बाय मास कंसंट्रेशन आ गई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, सबका हमने मास लिखा, सॉल्यूशन का मास निकाला, एंड देन हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। आगे अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, योर मदर गिव्स यू अ बोतल ऑफ ऑरेंज जूस कंसनट्रेटेड टू मिक्स विद वाटर एंड सर्व इट टू योर विजिटिंग फ्रेंड। आपके घर पे फ्रेंड्स आए हैं, ठीक है, तो आप उनको कुछ ठंडा गर्म पिलाते हैं, तो मम्मी ने कहा इनको जूस पिला दो आप दोस्तों को, ठीक है, तो उन्होंने एक कंसनट्रेटेड जूस की बोतल दी जिसमें ऑरेंज जूस कंसनट्रेटेड है, ठीक है, यानी कि बहुत गाढ़ा जूस है, आप ऐसा तो दे नहीं सकते, तो क्या करेंगे उसको पानी में मिलाएंगे। तो मम्मी ने आपसे कहा, शी आस्क यू टू मिक्स 2 टेबल स्पून ऑफ द कंसनट्रेटेड विद वाटर, यानी कि मम्मी ने कहा कि ये बहुत कंसनट्रेटेड जूस है, आप इसकी 2 चम्मच लेना और 1 गिलास पानी में मिला देना, जूस बन जाएगा इन अ ग्लास टम्बलर। इफ ईच टी स्पून मेजर्स 15 ml, मम्मी ने क्या कहा, एक ग्लास लेना, उसमें 2 टेबल स्पून डाल देना, और बता रखा है 1 चम्मच में हमारा कितना आता है 15 ml आता है, 15 ml जूस आता है, कंसनट्रेटेड जो जूस आएगा। यू मेक 150 ml ऑफ जूस पर पर्सन, यानी कि उस ग्लास में जो आपने ग्लास में मिलाया उसमें 150 ml जूस है, कितना है 150 ml जूस है। व्हाट इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस कंसनट्रेटेड इन द मिक्सचर यू प्रिपेयर, यानी कि जो जूस आपने डाला, जो ऑरेंज जूस आपने कंसनट्रेटेड डाला, इसकी कंसनट्रेशन कितनी है जूस में, ये निकालना है, मिक्सचर बन चुका है। तो हमें जो दे रखा है उसको नोट करते हैं और करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्या कैसे करना है, सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है उनको करिए, उनको लिखिए। ठीक है, तो हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कंसनट्रेटेड ऑरेंज जूस की वॉल्यूम हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, मम्मी ने कहा गिलास में 2 चम्मच डालो और 1 चम्मच होता 15 ml, तो यानी कि 2 चम्मच कितनी हो गई, हमने 2 चम्मच डाला, तो यानी कि कितने 30 ml हमने सॉल्यूशन में 30 ml लिया, जो हमने जूस बनाया उसमें 30 ml हमने कंसनट्रेटेड ऑरेंज जूस डाला पानी में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ जूस कितनी दे रखी है जो हमने बनाया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है जो हमने फाइनल में हमारा सॉल्यूशन बन गया, उसकी है 150 ml, यानी कि हम 150 ml जूस एक अपने फ्रेंड को दे रहे हैं, तो यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी आ गई 150 ml। क्लियर। अब यहाँ पे सॉल्यूट की वॉल्यूम और सॉल्यूशन की वॉल्यूम दोनों की मिल गई, फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपली हो जाएगा। ठीक है, करके दिखा देता हूँ आपको, ये भी नोट करने वाली बात, मैंने बोला था दोनों क्या होना चाहिए एमएल में, यहाँ पे ऑलरेडी अगर नहीं होते, इन केस अगर मान लीजिए लीटर वगैरह में होते या किसी और यूनिट में, तो मैं इसको चेंज करता, यहाँ पे नहीं करने की जरूरत, तो मैं चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, करते हैं। अब कंसनट्रेशन निकालनी, कंसनट्रेशन ऑफ कंसनट्रेटेड ऑरेंज जूस कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200। क्लियर। तो कंसंट्रेशन आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितनी है 30, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 150 ml इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कट, कितना बचा 15 से 32 बार में कट गया, 2 बचा, अब 2 इंटू 10 20, यानी कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमारा कंसंट्रेशन आ गया। सिंपल, तो समझ गए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई कंसंट्रेशन का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन खत्म। ठीक है बच्चों, कंसंट्रेशन के क्वेश्चन खत्म हुए, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, परेशान हो गए होंगे आप। देखो बेटा, क्वेश्चन है, कैन वी कीप डिजॉल्विंग फॉर एवर, क्या आपको लगता है कि हम सॉल्वेंट या किसी सॉल्यूशन में चीज़ें घोलते ही रहेंगे हमेशा, या कभी कोई एंड होगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको इसका जवाब
खुद ही मिल जाएगा, जवाब देने की भी जरूरत नहीं मेरे को। मान लीजिए एक पार्किंग लॉट है जिसमें 100 गाड़ी खड़ी हो सकती है, उसमें 100 गाड़ियाँ खड़ी है मान लेते हैं, ठीक है। पहले तो मान लीजिए 50 खड़ी, तो एक और गाड़ी है आराम से खड़ी हो जाएगी। अब मान लीजिए उसमें ऑलरेडी वो फुल है, यानी कि उसमें ऑलरेडी 100 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अगर एक और कार लेके मैं आ गया तो क्या वो खड़ी हो पाएगी उस पार्किंग लॉट में? नहीं। इसी प्रकार क्या होता है, एक सॉल्यूशन में अगर वो फुल नहीं है, जब तक वो फुल नहीं है तब तक तो उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन जैसे वो फुल हो गया यानी कि अब उसके अंदर कोई सॉल्यूट नहीं घुल सकता, तब उसके अंदर सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा। अब मैं अगर उससे सॉल्यूट ऐड करूंगा तो वो नहीं घुलेगा। ठीक है, समझ गए आप? तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो इसी को हम इसी प्रकार डिफाइन करते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सबसे ज्यादा मात्रा सॉल्यूट की जो एक सॉल्वेंट में घुल सकती है, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी कि पार्किंग लॉट की कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, ऐसे समझिए। तो समझिए कि जो हमारा पानी है क्या है, एक पार्किंग लॉट है, और सॉल्यूट क्या है, कार है। क्या है? एक कार की तरह समझिए। तो उसमें कितनी कार आ सकती है, इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। तो उस मैक्सिमम लिमिट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी कि 100 ml या 100 ग्राम में कितना घुल गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। अब ये गिवन टेम्परेचर क्यों कह रखा है, हम सॉल्युबिलिटी में गिवन टेम्परेचर क्यों मेंशन करते हैं, इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी समझते हैं। ठीक है, व्हाई डू वी मेंशन द टेम्परेचर, इसके लिए हम एक एक्टिविटी को समझते हैं, फिर मैं आपको आंसर देता हूं कि हम क्यों आखिर टेम्परेचर को मेंशन करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ शुगर और वाटर का। जो मैंने पानी लिया, ये मैंने फ्रिज का लिया, इसका टेम्परेचर कम था। मैं इसमें आप देख रहे हो, घोल रहे हो, और काफ़ी अच्छे से चम्मच से हिला रहा हूँ सॉल्यूशन को, ताकि जल्दी से थोड़ी शुगर घुल जाए। देखो मैंने एक चम्मच घोली, अभी भी अच्छे से नहीं घुले, लेकिन लगभग घुल ही गए हैं शुगर के क्रिस्टल्स। अब मैंने आधी चम्मच और डाल दी, तो अभी तो कैपेसिटी रीच नहीं हुई थी, अभी और घुल जाएगी। ठीक है, इसमें चीनी और घुल गई। अब आप देखेंगे इस पॉइंट पे कि चीनी ने घुलना लगभग बंद कर दिया है, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो गई है। पार्किंग लॉट की मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो गई है, यानी पानी की अब क्षमता हो गई है। अब मैं यहाँ पे जरा पॉज करता हूँ। यानी पानी जो है अब इससे ज़्यादा नहीं खोल सकता, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी रीच हो गई है। भाई सॉल्युबिलिटी इसने पा ली, इसमें जितना आना था सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुका। अब मैंने इसको क्या करा, इंडक्शन पे रखा, और मैंने इंडक्शन ऑन करा। तो इंडक्शन ऑन करूंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, मैंने इंडक्शन ऑन किया और मैंने सबसे कम पे कर दिया, मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आप देखोगे जो दाने नहीं घुल रहे थे, जो दाने नहीं डिजॉल्व हो रहे थे, वही दाने डिजॉल्व होने लगे, यानी कि इसकी कैपेसिटी और बढ़ गई। यानी कि अभी तो कैपेसिटी तो इसकी बंद हो गई थी, 1.5 चम्मच डालने पे इसको देखा था, देखा आपने, घुल ही नहीं रही थी। अब जब मैंने गर्म करा तो सॉलिबिलिटी और बढ़ गई, इसमें भी और आ जाएगा। देखो मैंने फिर से 1 चम्मच डाला, तो वो तो घुल ही गई जो पहले की पड़ी थी, और भी घुल जाएगी। तो क्या सीखा आपने इस एक्टिविटी से, जरा बात करते हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया? यानी कि कैपेसिटी डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। क्या किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। जैसे टेम्परेचर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, कैपेसिटी उसकी, जितना उस सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में जितना डिजॉल्व हो सकता था सॉल्यूट, उसकी कैपेसिटी और बढ़ गई, और ज़्यादा डिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। इसलिए उसका टेम्परेचर बताना बहुत मैंडेटरी, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी अगर लिखे तो उसका टेम्परेचर पक्का वहाँ दिया हुआ होगा, क्योंकि हर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी अलग होती है, फिक्स नहीं होती है। इस कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। समझ गए? ओके, नेक्स्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट जनरली इंक्रीजेस विद टेम्परेचर।
क्या लिखा है समझाता हूँ। मान लीजिए टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का हमारा रिलेशन है, ये तो हमें पता चल गया इनके बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, मान लीजिए सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, जैसे चीनी और पानी। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी ऐसे सॉल्यूशंस में जिसमें सॉलिड सॉल्यूट होता है और लिक्विड सॉल्वेंट होता है। क्लियर? लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें गैस डिसॉल्व होता है लिक्विड में, यानी कि गैस सॉल्वेंट होता है और लिक्विड सॉल्वेंट के रूप में होता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। क्या होती है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है, यही लिखा है। इन द केस ऑफ गैसेस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड देयर सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस जो लिक्विड में घुली है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि जो पानी है उसकी क्षमता कम हो जाएगी गैस घोलने की। ठीक है, समझ गए आप? ओके। अब जब सॉल्यूशन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी रीच कर चुका है, जब अपनी सॉल्युबिलिटी रीच कर चुका है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, उस अमाउंट को हम कह दिए, मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक गिलास पानी है 100 ml, उसके अंदर मान लीजिए 200 ग्राम चीनी घुल दी, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? 200 ग्राम। कितनी हो गई? 200 ग्राम सॉल्युबिलिटी हो गई। क्या हो गई उसकी? 200 ग्राम सॉल्युबिलिटी हो गई, क्योंकि इससे ज़्यादा अब नहीं घुल रहा। सिंपल। अब जो सॉल्यूशन जो अब नहीं घुल सकता, इससे ज्यादा अब उसके अंदर कोई चीज नहीं घुल सकती, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि एक टेम्परेचर पे सॉल्यूशन और ज्यादा सॉल्यूट को नहीं घोल सकता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। समझ गए? अब इसका अपोजिट क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशंस जो कि और ज्यादा घुल सकते हैं, जिसकी मतलब कैपेसिटी नहीं रीच हुई है, इसको कहते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूशंस अब और ज्यादा सॉल्यूट को नहीं घुल सकते उन्हें हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। जिस सॉल्यूशंस में और अभी घुल सकता है, जिसकी भी कैपेसिटी नहीं रीच हुई है, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए आप सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अब हम समझते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व को। समझते हैं अब कि सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होता है। सॉल्युबिलिटी कर्व एक ग्राफ होता है सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का। ठीक है, यानी कि ग्राफ ऑफ सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सॉल्युबिलिटी कर्व। क्लियर? देखिए इस प्रकार ग्राफ होता है, आप जानते हैं ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। ओके, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ये हमें बता रहा है टेम्परेचर। ये हमें क्या बताएगा? टेम्परेचर बताएगा डिग्री सेल्सियस में। और ये हमें सॉल्युबिलिटी बताएगा वाई एक्सिस, सॉल्युबिलिटी ग्राम्स में, यानी कि कितने ग्राम सॉल्यूट, ये सॉल्यूट की मात्रा क्या है, सॉल्यूट लिखा है ग्राम में कि कितना घुल चुका है सॉल्युबिलिटी, यानी कि उसकी कितना मैक्सिमम आ चुका है। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक सॉल्यूशन है, उसका 0 डिग्री पे वो बिल्कुल नहीं घोल पाता चीज़ों को, मान लेते फॉर एग्जांपल। ठीक है, और 10 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर बढ़ाने पे वो 50 ग्राम घोल लेता है सॉल्यूट को। ओके, और 20 पे उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है 100 मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम जितना सॉलिड घोल सकता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी है 20 डिग्री सेल्सियस पे 100। 30 पे बढ़ के हो गई 150। ओके, 40 पे 200 हो गई। ओके, 50 पे मान लेते हैं 225 रह गई, यानी कि बीच में आ गई 225। और 60 पे बढ़कर 250 हो गई। कितनी हो गई? 250। और 70 पे मान लेते हैं समथिंग 275 हो गई। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं हर एक पॉइंट को। ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये ग्राफ बन गया, तो यही एक क्या है? सॉल्युबिलिटी कर्व है। यही क्या है? सॉल्युबिलिटी कर्व है। यानी आप समझ गए, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है इसको हम सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ प्रिडिक्ट विच ऑफ द टू कंपाउंड्स, ए और बी, दो कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कर्व दे रखे हैं, आप देख सकते हैं ये बी का सॉल्युबिलिटी कर्व है और ये ए का सॉल्युबिलिटी कर्व है। ठीक है, ए और बी विल डिसॉल्व मोर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि एक गिवन टेम्परेचर पे कौन सा ज्यादा अपने अंदर सॉल्यूट को घोल लेगा। ऑब्जर्व एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। पहला है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज
लेस देन, मोर देन, सिमिलर टू इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री। यानी कि ए की बात कर रहा है, ये रहा हमारा कंपाउंड ए, इसकी 20 और 60 वाली हमको सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करना है। यानी कि जो 20 डिग्री सेल्सियस की जो सॉल्युबिलिटी है वो लेस देन है 60 वाली से, इक्वल टू है, सिमिलर है, या फिर मोर देन है। ऑफ कोर्स ये लेस देन है, क्या है ये कम है। ये देखिए टेम्परेचर के साथ बढ़ रही तो 60 पे ज्यादा, इस पे कम है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पे इज लेस देन सॉल्युबिलिटी है देन इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री, एट 60 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी। अब कंपाउंड बी की बात हो रही है, एट 20 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन, मोर देन, सिमिलर टू इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पे भी 20 और 60 की बात हो रही है, तो 20 पे ये रही और 60 पे ये रही। तो ऑफकोर्स जो 20 वाली है वो कम है 60 से, तो यही हमें इसका फिलिंग द ब्लैंक्स कर देना है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ टेम्परेचर बी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड एक लास्ट फिलअप है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेज मोर देन डेट ऑफ डैश विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी दोनों की बढ़ रही है, इसकी भी बढ़ रही है, इसकी भी बढ़ रही है, लेकिन ज्यादा किसकी बढ़ रही है, बी की एज कम्पेयर टू। यानी कि यही हमें लिखना है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इंक्रीजेज मोर देन डेट ऑफ कंपाउंड ए। यानी कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू ए। तो हम इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखें? इस क्वेश्चन से हमें सीखे कि सॉल्युबिलिटी सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बस सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, ऐसा नहीं है। इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। ठीक है, यानी कि अगर एक ही मान लीजिए सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट अगर अलग अलग हो गए तो सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग हो जाएगी। समझ में आया? अब जैसे कंपाउंड ए है, ये कम घुल पा रहा है, ठीक है, ये कम घुल पा रहा है, लेकिन कंपाउंड भी ज्यादा घुल पा रहा है। समझ में आया आपको? क्लियर। अब जानते हैं इनके डिफरेंसेस को। अब हम दोनों को समझ चुके हैं, अब कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी के डिफरेंसेस को जानते हैं। ठीक, कंसंट्रेशन हमें क्या बताती है? कंसंट्रेशन हमें बताती है हाउ मच सॉल्यूट इज एक्चुअली डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कंसंट्रेशन में बताती है कि एक सॉल्यूशन में सच में कितनी चीज घुली हुई है। जैसे एक पार्किंग लॉट का एग्जांपल लूं, एक पार्किंग लॉट में 100 कार्स आ सकती हैं, उसके अंदर खड़ी हैं 52 कार्स। ये उसकी कार्स अभी हैं एट प्रेजेंट, और एक कैपेसिटी है, ये क्या है, कैपेसिटी है। क्लियर। तो जो 52 कार्स एट प्रेजेंट जो अभी हैं एक्चुअल में जो हैं, इससे हम कहेंगे कंसंट्रेशन। ये क्या होगा, कंसंट्रेशन। यानी कि जितना अमाउंट सॉल्यूट का एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे कंसंट्रेशन। और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि ये बताता है कि कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एक टेम्परेचर पर, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो पार्किंग लॉट में खड़ी होती है, इससे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। इस एग्जांपल से आप समझिए, ठीक है, पार्किंग लॉट से। कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि कितना सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व है, यानी कितना सॉल्यूट, अगर ज्यादा है तो ज्यादा कंसंट्रेशन, कम है तो कम। क्लियर। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है कि नेचर क्या है सॉल्यूट का। अभी आपने देखा ना सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर ग्राफ में, कि जब देखा था कि कंपाउंड बी की ज्यादा बढ़ रही थी और सॉल्यूट की कम थी। ऐसा नहीं कि सबकी सॉल्युबिलिटी बराबर होती है, यानी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्वेंट के नेचर पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, तो क्या टेम्परेचर होगा, तो इन सब चीजों पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 2 का, ये आप समझिए और फिर इस पार्ट को एंड करते हैं। What do you think will happen if you make a saturated solution at a higher temperature and cool it down? Saturated solution तो आप समझ गए क्या होता है, जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घुल सकता। तो हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हायर टेम्परेचर पे, ठीक है, हायर टेम्परेचर पे हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, मतलब खूब उसमें अच्छे से सॉल्यूट घोल दिया, अब उसमें नहीं घुल रहा। अब उसको धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। तो आप बताइए कि अब क्या होगा। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर नेक्स्ट पार्ट में देता हूँ, पार्ट 3 में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बेटा अच्छे से पढ़ते रहना और अपना ध्यान रखना। ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और इससे रिलेटेड जो भी पार्ट्स आएंगे मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसमें जो भी पार्ट्स ऐड होंगे वो प्लेलिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ध्यान रखना अपना।